जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग वैदिक सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऋग्वेद में जो 10 मंडल दिए हुए हैं उनको पढ़ा था। हमने देखा था कौन से मंडल के कौन क्रिएटर या रचना किसने करी है, और इसके अलावा वो मंडल में क्या दिया हुआ है, मतलब उसमें क्या मेंशन्ड है। ठीक। हमने कल ऋग्वेद में देखा कि इसमें 10 मंडल थे, और 10वें मंडल में दो सूक्त की बात हुई थी। एक था पुरुष सूक्त और दूसरा था नादीय सूक्त। पुरुष सूक्त में हमने देखा कि सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की जानकारी, वर्ण सिस्टम की जो जानकारी मिलती है वो पुरुष सूक्त से मिलती है। और नादीय सूक्त में अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो नदियां थी उनके बारे में दिया हुआ है। तो हमने देखा था कि टोटल 42 नदियां थी। ठीक। लेकिन अगर हम विवरण की बात करें या डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वो उल्लेख सिर्फ 19 नदियों का दिया हुआ था। ठीक। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास। आज हम कुछ नाम पढ़ेंगे। आज की डेट में हम उन्हें क्या कहते हैं और ऋग्वैदिक काल में उनको क्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो नदियां हैं, ऋग्वैदिक काल में उनका नाम कुछ और था, लेकिन आज उनका मॉडर्न नेम कुछ और है। ठीक। तो हम ये देखेंगे कि किस नदी को क्या कहा जाता था और इनके लिए कौन सी नदी कितनी महत्वपूर्ण थी। ठीक। तो सबसे पहले, ठीक, तो यहां तक हमारा कल कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लास में। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ऋग्वैदिक रिवर्स। ठीक। मतलब कि हमारे जो ऋग्वैदिक काल है उनके समय की नदियां। ठीक। तो सबसे पहली नदी डालिए, सबसे पहली नदी जिसका नाम है सरस्वती। देखिए, आज जो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा जो बताया जाता है, ठीक है, और ये ज्योग्राफिकली ये चीज प्रूव भी हुई है कि कोई ना कोई एक ऐसी नदी थी जो उस टाइम पर बहती थी। ठीक है। क्योंकि देखिए, नदी कोई भी बहती है ना तो वो अपना एक रास्ता जो बनाती है उस रास्ते पर अपनी छाप छोड़ जाती है, या अपनी पूरी, एक तरीके से कहा जाए, जितनी जगह पर वो बहती है तो वहां पर उसकी छाप छूटती है। तो ऐसा ऊपर से जो इमेज ली गई है उसमें देखा गया है कि इस क्षेत्र में कोई ना कोई तो नदी थी। तो हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि वो नदी कौन सी थी? सरस्वती। ठीक। अब देखिए, सरस्वती नदी जो थी वो ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें तो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। मोस्ट सैक्रेड रिवर। ये पॉइंट नोट करिएगा। सरस्वती नदी के बारे में अगर कहा जाए तो ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। सबसे पवित्र नदी, मोस्ट सैक्रेड रिवर, सरस्वती नदी। ठीक। इनको स्वर्ण की देवी भी कहा जाता था। ठीक। इनको क्या बोला जाता था? स्वर्ण, स्वर की देवी, गॉडेस ऑफ स्पीच। स्वर की देवी। ठीक। तो इनको स्वर की देवी भी कहा जाता था, सबसे पवित्र नदी बोला जाता था। और सरस्वती नदी के जो अन्य नाम थे, ठीक है, जो इनको अन्य नाम दिए गए वो दिया गया माते तमा। ठीक। इसके अलावा देवी तमा और नादी तमा। तो ये तीन नाम जो थे ये सरस्वती नदी के रहे, माते तमा, देवी तमा, नादी तमा। ठीक। ये तीनों नाम किसके थे? सरस्वती नदी के। और सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, मोस्ट सैक्रेड रिवर मानी जाती है। क्लियर हुआ? तो ये सबसे पहले कौन सी थी? सरस्वती नदी। दूसरा, दूसरा है इंडस।
जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक। दूसरा है इंडस या सिंधु नदी। ये इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण नदी रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। ठीक, मतलब सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इंडस, या जिसको सिंधु नदी कहते हैं। ठीक, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी रही है, सबसे पहली बात तो। अब इसके पीछे कारण क्या है? ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो सिंधु नदी के बारे में जो जिक्र किया गया है, ठीक, ऋग्वेदिक काल में, वो सबसे ज्यादा बार किया गया है, 72 टाइम्स। मतलब जो ऋग्वेद जो है ग्रंथ, ठीक है, उसमें 72 बार, 72 टाइम्स देयर हैव बीन मेंशन्ड ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी के बारे में 72 टाइम्स, 72 बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो 72 टाइम्स। ठीक है, तो इससे आपको यह पता चलेगा कि यह नदी कितनी महत्वपूर्ण थी ऋग्वेदिक काल में। ठीक, जबकि आज की डेट में अगर हम कहें तो आज हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंगा। ठीक, आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है हमारे देश में? गंगा नदी। और अगर आप ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में गंगा जी के बारे में सिर्फ एक बार बताया गया, एक बार। और वही अगर आप बात करें सिंधु नदी की तो 72 टाइम्स, 72 बार बताया। इसीलिए ये नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, किसकी? ऋग्वेदिक काल की। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंधु नदी को हिरण्यावती भी कहा जाता है, हिरण्यावती। ठीक, हिरण्यावती। ठीक, तो हिरण्यावती, ठीक, किसको बोला जाता है? सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऋग्वेद में इसके बारे में 72 बार दिया है, 72 टाइम्स। और इसका दूसरा नाम क्या है? हिरण्यवती या हिरण्यवती। ठीक, तो सिंधु नदी आपको समझ में आया, सरस्वती नदी आपको समझ में आई। ठीक, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। लेकिन अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण नदी तो वो इंडस, सिंधु। इसके बाद कुछ और नदियों के नाम लिख लीजिए जो उस टाइम पर ऋग्वैदिक काल में इनको कुछ और बोला जाता था और आज इनको कुछ और बोला। जैसे एक नदी है परशुनी, परशुनी। ठीक, इसको आज की डेट में जो रावी नदी है उसको बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में परशुनी नदी। ठीक, तो मतलब ऋग्वैदिक काल में उसका नाम क्या था? परशुनी नदी। और आज उनको क्या बोला जाता है? रावी नदी। अगला बात करें, अगला है सतुद्री। ठीक, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, सतुद्री। ठीक, आज की डेट में इसको बोला जाता है सतलज। ठीक, क्या बोला जाता है? सतलज। ठीक, सतुद्री नदी को क्या बोला जाता है? सतलज। इसके अलावा एक और नदी है, नाम है बिपाशा। ठीक, बिपाशा नदी, इसको आज बोला जाता है बीस। ठीक, मतलब व्यास नदी, व्यास नदी। आज क्या बोला जाता है इसको? बीस या ब्यास नदी। ठीक है, तो बिपाशा का, बिपाशा उसका कौन सा नाम था? ऋग्वैदिक नाम। ठीक है, आज की डेट में इसको क्या बोला जाता है? ब्यास नदी। अगला बात करें, अगला है बितस्ता। ठीक है, बितस्ता। बितस्ता नदी की बात करें तो आज इसको कहा जाता है झेलम। ऋग्वैदिक काल में इसको क्या कहा जाता था? बितस्ता। आज इसका नाम क्या है? झेलम। ठीक,
एक और नदी नोट कर लीजिए, अस्कनी। ठीक, अस्कनी हिंदी में लिख लीजिएगा। इसको आज की डेट में कहा जाता है चेनाब। ठीक, हिंदी में चेनाब। ठीक, तो ये ऋग्वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी। ठीक, सरस्वती नदी जो कि इनकी सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी, इसको माते तमा, देवी तमा, नादी तमा भी कहे जाए। सिंधु नदी जो थी, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वेद में इस नदी के बारे में 72 बार इसका उल्लेख किया गया है, 72 टाइम्स। इसका अन्य नाम क्या था? हिरण्यवती। फिर इसके अलावा हमने देखा परशुनी नदी, जिसको आज की डेट में कहा जाता है रावी। फिर सतुद्री, जिसको आज की डेट में बोला जाता है सतलज। फिर है बिपाशा, जिसको आज की डेट में बोला जाता है ब्यास नदी। बितास्ता, झेलम, अस्कनी, चेनाब। ठीक, तो ये सारी नदियां। ठीक, ये 7 नदियां याद रखिएगा। इसके अलावा आपको 4 और नदियों के नाम रखने हैं, याद रखने हैं, जो आज की डेट में हिंदुस्तान में नहीं है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये नदियां हिंदुस्तान में नहीं है। ये कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक, तो 4 और नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो ऋग्वैदिक नदियों में ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 4 और नदियों के नाम हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मिलती हैं। ये भी ऋग्वैदिक काल की ही नदियां हैं, ऋग्वेद के टाइम पे। ठीक, सबसे पहला लिखिए कूबा, कूबा नदी। ठीक, ये आज की डेट में क्या कहलाती है? काबुल नदी। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है। उसकी राजधानी का नाम काबुल क्यों पड़ा? क्योंकि वो काबुल नदी के किनारे है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल में उसको क्या बोला जाता था? कूबा बोला जाता था। इसके अलावा एक और नदी लिखिए, क्रूमा। ठीक, क्रूमू। ठीक है, क्रूमू, क्रूमू नहीं, क्रूमा नहीं, क्रूमू। ठीक है, क्रूमू आज की डेट में कहलाती है कुर्रम। ठीक है, क्रूमो को क्या बोला जाता है आज की डेट में? कुर्रम। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर बहती है। तो क्रूमू नाम है। ऋग्वैदिक काल में इसका नाम क्रूमू था, आज की डेट में इसका नाम कुर्रम है। ठीक, इसके अलावा एक और नदी है, ठीक है, वो है स्वास्तु। ठीक, मतलब ऋग्वैदिक काल में इसका नाम क्या था? स्वास्तु, जो आज की डेट में है स्वात, स्वात नदी, श्वेत नदी। ये कहाँ है? पाकिस्तान। तो श्वेत नदी कहां पर है? पाकिस्तान में। क्या बोला जाता था इसको? स्वास्तु। और एक और नदी अगर आप नोट करें, गोमती। ठीक, ऋग्वैदिक काल में इसको गोमती कहा जाता था, आज की डेट में ये बोली जाती है गोमल। ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल की ये 4 नदियां जो आज की डेट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। पहला है कूबा, जिसको जो आज की डेट में क्या कहलाती है? काबुल। दूसरा बात करें क्रूमू, जो आज की डेट में क्या कहलाती है? कुर्रम। तीसरा है स्वास्तु, जो आज की डेट में बोली जाती है स्वात। और चौथा है गोमती, जो आज की डेट में क्या बोली जाती है? गोमल। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी नदियां, ठीक है, और उनको आज की डेट में क्या कहा जाता है, ये समझ में आ गया। ठीक, अब हमें कुछ और नाम देखने हैं जो ऋग्वैदिक काल में कुछ और बोला जाता था और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ और बोला जाता है। ठीक, जैसे अगर हम, तो आपको यहां पर नोट करना है, हेडिंग डालनी है अदर नेम्स। ठीक है, अन्य नाम, हिंदी में लिखिएगा अन्य नाम। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के समय पर एक और ग्रंथ हुआ करता था जो कि एक ईरानी ग्रंथ होता था, ईरानी टेक्स्ट। मैं आपको ऋग्वेद के समकालीन बता रहा हूं, मतलब जिस टाइम पर हमारे यहां ऋग्वेद चलता था, ईरान में अगर हम बात करें तो वहां पर एक अलग टेक्स्ट या ग्रंथ चलता था जिसका नाम था जेंड अवस्था। ये नोट करिएगा, जेंड अवस्था।
ठीक, तो जींद अवस्था, अवेस्टा, ठीक है, अवेस्टा, जेंड अवेस्टा, ये ईरानी तक ग्रंथ था। ठीक है, ये ऋग्वेद के समकालीन था। समकालीन नोट करिएगा, समकालीन का मतलब होता है जिस टाइम पर ऋग्वेद हमारे यहां चलता था, यहां पर क्या था, ईरानी टेक्स्ट में जेंद अवस्था, कंटेम्प्रेरी था। क्लियर है, या समकालीन कहा जाए। अब ऋग्वेद काल में कुछ हमें हिमालय मिले हैं, हिमालय, ठीक, कुछ हिमालय मिले हैं, उनके नाम नोट करिएगा। ये ऋग्वेदिक काल के हिमालय हैं, जो ऋग्वेदिक काल के समय पे मिले हैं। कुछ चोटियां मिली हैं जिनको कहा जाता है पीक, इंग्लिश में बोलते हैं पीक और हिंदी में बोलते हैं चोटियां। ठीक, तो इनके समय की कुछ चोटियां मिली हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला है मूजवंत, ठीक, नोट करिएगा मूजवंत। ठीक, इसके अलावा हिमवंत, ठीक, और तीसरा है शिलावंत। तो ऋग्वेदिक काल में तीन चोटियां मिली, मूजवंत, हिमवंत, शिलावंत। ठीक, और ये मूजवंत की जो चोटी है, इसी पे एक पेड़ मिला करता था, याद रखिएगा, सोम पेड़, सोम प्लांट। ठीक है, इसी हिमालय की चोटी पर एक पेड़ मिलता था, सोम का पेड़, और इसी सोम के पेड़ से क्या बनाया जाता था, सोमरस। इसी पेड़ से क्या बनाया जाता था, सोमरस। ठीक, तो ये मूजवंत की पहाड़ी पर मिलता था सोम। ठीक है, और इसी से क्या बनाया जाता था, सोमरस। सोमरस देखिए उस टाइम पर ऋग्वेदिक काल में अगर हम बात करें तो एक तरीके से एक ड्रिंक हुआ करती। ठीक, मतलब ये एक तरीके का नशा करने की ड्रिंक हुआ करती थी, जैसे आज शराब है। ठीक है, शराब, ठीक है, नशा करती है। तो ऐसे ही सोम की जो सोमरस हुआ करता था, वो भी एक तरीके से नशे वाली चीज हुआ करती थी इनके समय में, ऋग्वेदिक काल। और ये कौन सी पर्वत चोटी से मिलता था, तो मूजवंत। ठीक है, तीन पर्वत चोटियां में इसमें पता है चलती है ऋग्वेद में, मूजवंत, हिमवंत और शिलावंत। क्लियर हो रहा। ठीक, तो ऋग्वेद के समय का कंटेम्प्ररी ईरानी टेक्स्ट क्या था, जेंड अवस्था। और इनके समय के जो पीक या चोटियां रही हैं वो कौन सी रही, मूजवंत, हिमवंत, शिलावंत। ठीक, और मूजवंत से याद रखिएगा किसका पेड़ मिलता था, सोम का पेड़, जिससे क्या बनता है, सोमरस। तो यहां तक आपने पॉइंट्स नोट कर लिए। देखिए ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला बात करें, आज की डेट में हम जिसे डेजर्ट कहते हैं, डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। ठीक, डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। इनके समय में इसको बोला जाता था धनवा। क्या बोला जाता था, धनव, धन। ठीक, तो धनवा। ठीक, तो इसके इनके समय में जो डेजर्ट हुआ करता था, जो आज की डेट में डेजर्ट या जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं, ठीक, इनके समय में क्या बोला जाता था, ऋग्वेदिक काल में इसको धन। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां पर हमें चार समुंदर के बारे में भी पता चला है, मेंशन ऑफ फोर सीज, मतलब चार समुद्रों के बारे में भी हमको पता चला है, चार समुद्र के बारे में। ठीक, अब ये चार समुद्र कौन कौन से थे, तो पहला है अपर। ठीक, हिंदी में लिखेंगे अपर। ठीक, दूसरा बात करें पूर्व, पूर्वा। ठीक, ये सब हमें क्या मिले हैं, ये हमें समुद्र मिले हैं, चार समुद्रों के नाम इनके समय में। तीसरा है सारस्वत। ठीक, लिख लीजिएगा सारस्वत। ठीक, चौथा बात करें है स्वर्णवत, स्वर्णवत, स्वर्णवत। स्वर्णवत। ठीक है, तो ये हिंदी में लिख लीजिएगा, स्वर्ण व्रत, वत।
शनिव्रत। ठीक, तो ये 4 हमें समुंदर के नाम मिले हैं, अपर, पूर्व, सारस्वत और स्वर्णवत। ठीक, ये 4 समुद्रों के नाम। इसके अलावा आज की डेट में हम जिसे काऊ या गाय कहते हैं, ठीक, इनके समय में उसको कहा जाता था अघन्या। ठीक है, तो इसको बोला जाता था अघन्या। ठीक है, मतलब आज जिसे हम गाय कहते हैं, इनके समय में बोला जाता था अघन्या। ठीक, अघन्या का मतलब होता था जिसे मारा नहीं जा सकता। देखिए, इनके समय में गाय बहुत पवित्र मानी जाती थी, जिसे मारा नहीं जा सकता। इनके समय में जो गाय है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ देश में अगर देखा जाए तो गाय का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो गाय को क्या बोला जाता था? अघन्य, जिसे मारा नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके समय में जो गेस्ट आते थे या अतिथि, ठीक, आज जिसे हम गेस्ट या अतिथि कहते हैं, इनके समय में उनको बोला जाता था गोहंता। ठीक है, इनके समय में क्या बोला जाता था? गोहंता, ऋग्वैदिक काल में। ठीक, ये सब सोर्स इसके सबके ऋग्वेद हैं, सब ऋग्वेद से ही पता चला हमको। ठीक है, हमारा खुद का कुछ नहीं है। ठीक, तो जो गेस्ट या अतिथि हुआ करते थे, उनको बोला जाता था गोहंता। ठीक, इसके अलावा अगला बात करें, इनके समय में जो डॉटर या जिसे पुत्री कहा जाता है, आज की डेट में हम क्या बोलते हैं उसको? पुत्री, डॉटर। ठीक, इनके समय में उसको बोला जाता था दुहिता। तो डॉटर को या पुत्री को क्या बोला जाता था? दुहिता। ठीक, ये सब नोट करते चलिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये समझ लीजिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई गेस्ट को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था। ठीक, तो डॉटर को बोला जाता था दुहिता। इसके अलावा बात करें सन की, या हम बात करें हिंदी में बोलते हैं पुत्र। ठीक, तो पुत्र इनके समय में बोला जाता था दुहित्रा। सन या पुत्र को क्या बोलते थे? दुहित्रा। ये नोट करते चलिएगा। तो सन को क्या बोलते थे? पुत्र को दुहिता, सॉरी, पुत्री को बोलते थे दुहिता, और सन या पुत्र को क्या बोलते थे? दुहित्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लाऊ, या जिसे कहा जाता है हिंदी में हल, ठीक है, इनके समय में प्लाऊ या हल को कहते थे लंगल। ठीक, ये सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लंगल। ठीक, तो इसको क्या बोलते थे? लंगल। तो प्लाऊ या हल को क्या कहा जाता था? लंगल। इसके अलावा अगर हम बात करें कनाल की, कनाल मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं नहर। ठीक, तो इनके समय में जब कनाल है या जिसे नहर कहते हैं, इनके समय में बोला जाता था कुलिया। नहर को क्या बोलते थे? कुलिया। ठीक, तो नहर या कनाल को क्या कहा जाता था? कुलिया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें वॉर, या जिसे हिंदी में कहते हैं युद्ध। ठीक, आज की डेट में वॉर को क्या कहा जाता है? युद्ध। तो इनके समय में कहा जाता था इसको गविष्टि। ठीक है, तो इनके समय में क्या बोला जाता था? गविष्टि, गाविष्टि। ठीक, तो वॉर या युद्ध को क्या कहा जाता था? गविष्टि। ठीक है, गविष्टि का मतलब होता था गाय की खोज, इसका मतलब होता था गाय की खोज। तो इनके समय में वॉर या युद्ध, ठीक है, इसको कहा जाता था गविष्टि। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें, तो आज जिसे हम एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं,
एग्रीकल्चरल लैंड, हिंदी में बोलते हैं कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। तो एग्रीकल्चर लैंड या कृषि भोग योग्य भूमि, इनके समय में बोला जाता था उर्वरा। ठीक है, तो इनके समय में क्या बोला जाता था ऋग्वेदिक काल में? उर्वरा। तो एग्रीकल्चर लैंड या कृषि योग्य भूमि, इसको क्या बोला जाता था? उर्वरा। इसके अलावा बात करें पाश्योर लैंड, पाश्योर लैंड को हिंदी में बोलते हैं चारागाह भूमि, चारागाह भूमि। ठीक, चारागाह भूमि मतलब ऐसी भूमि जहां पे चारा चराया जाता है, इसको बोलते थे खिलिया। ठीक, तो चारा भूमि को क्या बोलते थे? खिलिया। ठीक, तो खिलिया बोलते थे चारा भूमि को, पैस्चर लैंड। इसके अलावा बात करें प्लाउ ड्रेन, प्लाउ ड्रेन मतलब हल की नाली। ठीक, तो जो प्लाउ ड्रेन है, हल की नाली, इनके समय में उसको बोला जाता था सीता। ठीक, तो इनके समय में जो प्लाउ ड्रेन या हल की नाली होती थी, इसको क्या बोला जाता था? सीता। अगला बात करें, इनके समय में इवनिंग या जिसे कहा जाता है हिंदी में शाम का समय, तो इनके समय में जो इवनिंग या शाम का समय होता था, इसको बोलते थे गौधुली। ठीक, इसको क्या बोलते थे? गौधुली। तो इनके समय में जो शाम होती थी, उसको बोला जाता था गौधुली। ठीक, इसके अलावा इनके समय में अगर हम बात करें डिस्टेंस, या जिसे आज हम बात करते हैं दूरी, ठीक है, ऋग्वेदिक काल में अगर हम बात करें, तो ऋग्वेदिक काल में इसको कहा जाता था गवयुतु, गवयतु। ठीक है, तो गवयतु, ये सारे नाम याद रखिएगा, कुछ भी पेपर में आ सकता है, आप समझ लीजिए। वनडे एग्जाम प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि किसको क्या बोला जाता था ऋग्वेदिक काल। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, इसके अलावा आप कुछ और नोट कर लीजिए। दुर्ग का प्रमुख, ठीक, मतलब सबसे पहले आप लिख लीजिए दुर्ग, फोर्ट। ठीक है, जिसको दुर्ग, ठीक है, इसको, अब इस दुर्ग का कोई प्रमुख हुआ करता होगा, हेड। भाई दुर्ग का कोई ना कोई हेड होता होगा, या जिसे हम प्रमुख कहते हैं, इसको बोला जाता था पूरब, हिंदी में बोलते हैं पूरब। ठीक, तो दुर्ग का जो हेड हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था, उसको बोलते हैं पूरब। ठीक, और इनके समय में जो स्पाई हुआ करता था, जिसे हिंदी में कहते हैं जासूस। ठीक, या फिर गुप्तचर। ठीक, तो इनके समय में जो जासूस या स्पाई या गुप्तचर जो था, उसको बोलते थे स्पश, स्पश। ठीक, तो ये सारे नाम हैं। ठीक, हमने देखा एक एक करके कि आज की डेट में जो नाम है, वो उस समय पर ऋग्वेदिक काल में उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितना भी बताया है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेंस में आ सकता है लेकिन श्योरिटी उतनी नहीं है, प्रीलिम्स में आने की श्योरिटी ज्यादा है। ठीक, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहला नाम डालेंगे सिंधु, क्योंकि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, और सिंधु नदी का सबसे ज्यादा जिक्र किया है ऋग्वेद काल में। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता चला गया मैं, इधर नहीं। सिंधु नदी जो है,
उनके बारे में सबसे ज्यादा उल्लेख है। कई बार लोगों को ये पता होता है तो लोगों को ये लगता है कि भाई सबसे पवित्र नदी ये होगी, नहीं, सरस्वती नदी सबसे पवित्र। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो आपको समझ में आया कि ऋग्वैदिक काल में किसको क्या कहा जाता था और उसको आज की डेट में क्या बोला जाता है। ठीक, अन्य नाम मैंने आपको बताया। इनके समय का जो, हमारे समय का जो ग्रंथ हुआ करता था ऋग्वेद, इनके समकालीन कौन सा ग्रंथ हुआ करता था, तो जैन अवस्था ईरानी टेक्स्ट था। ठीक, इसके अलावा हमने हिमालय देखे। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से हिमालय के बारे में जानकारी मिली है, तो मूजवंत, हिमवंत, शिलावंत पढ़ा। इसके अलावा हमने देखा कि अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम दिए गए। काऊ का अघन्य बोला गया, गेस्ट को गोहंता बोला गया, डॉटर को दुहिता बोला गया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, नोट करके रखिएगा सारी चीज। ठीक, क्लियर हुआ ये। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, तो हेडिंग डालिए पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड, कुछ भी लिखिए। देखिए हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। हमने अब तक जो भी चीजें देखी वो सब अर्ली वैदिक पीरियड की देखी हैं, क्योंकि इनके बारे में पूरी जानकारी कहाँ है, ऋग्वेद में। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आपको डालना है इनका राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम इनका क्या था ऋग्वेद काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक, तो देखिए चाहे इनका राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे इनकी सामाजिक हो, चाहे इनका आर्थिक हो, या चाहे इनका अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक, तो चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, क्लियर, और चाहे राजनीतिक हो, ठीक, ठीक, और चाहे इनकी धार्मिक, ठीक, ये सारी चीजें हमें कहां से मिल रही हैं, इसका सोर्स क्या है, ऋग्वेद। तो याद रखिएगा, चाहे आप इसका पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ें, चाहे सोशल सिस्टम पढ़ें, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ें, और चाहे रिलीजियस सिस्टम पढ़ें, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। तो ये सारी की सारी चीजें कहां मेंशन की गई हैं, ऋग्वेद। तो इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ऋग्वेद। समझ में आ रहा है आपको। आप याद करिए सिंधु घाटी सभ्यता में जब हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो वहां पर वो उनका जो उत्खनन से चीजें निकल रही थी उस आधार पर वो बात कही गई। वहां पर कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था। लेकिन अगर आप यहां देखें तो यहां पर ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से ही हमको पता चल रहा है इनकी राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। समझ में आया आपको। तो अब हम जो भी पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे वो हमें मिला कहां से है, ऋग्वेद से मिला। क्लियर हो रहा है। ठीक, तो इनका जो हमें पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, ठीक, उसमें आपको पॉइंट वाइज पढ़ना है। ठीक है, जब मैं राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा, ठीक, तो वो भी पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा। सामाजिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो वो भी पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा। आर्थिक हो, धार्मिक हो, कोई भी व्यवस्था हो, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। क्लियर। तो यहां पर इनकी भी अगर हम बात करें तो इनका भी जो हम राजनीतिक व्यवस्था या हम जो पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे वो ऋग्वैदिक काल का, वो भी पॉइंट्स पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हेडिंग डालिए इसमें, वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या इसे हम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। हिंदी में लिखिए प्रशासनिक इकाई। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक इकाई। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन। ठीक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या हम इसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रशासनिक इकाई। इकाई,
प्रशासनिक इकाई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या प्रशासनिक इकाई क्या थी ऋग्वेदिक काल। देखिए, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो प्रशासनिक इकाई में आज की डेट में सबसे नीचे आता है गांव, विलेज। ठीक, कई सारे गांव मिल करके क्या बनाते हैं, तहसील। ये मैं आज की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बता रहा हूं, जो आज हमारे यहाँ जो प्रशासनिक इकाइयां, सबसे छोटा किसको माना जाता है, गांव। ठीक, कई गांव मिल करके क्या बनाते हैं, तहसील। कई तहसील मिलके क्या बनाती हैं, जिला, डिस्ट्रिक्ट। कई डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बनाते हैं, संभाग, डिवीजन। और कई डिवीजन मिलके क्या बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। आज यही है प्रशासनिक इकाई। और कई सारे स्टेट मिलाकर के क्या बनाते हैं, एक सेंटर बनाते हैं। आज यही हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ठीक, तो इनके समय में देखो, तो ये आज का है गांव, गांव के बाद तहसील, तहसील के बाद जिला, जिला के बाद आपके संभाग, और संभाग के बाद प्रदेश, और प्रदेश के बाद राष्ट्र। यही है पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक, तो इनके समय में जो प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, तो इनके समय में जो सबसे नीचे अगर हम बात करें, सबसे नीचे मतलब जिसे अगर हम बात करें तो सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी, जैसे आज की डेट में गांव है। आज की डेट में क्या है, गांव है। इनके समय में जो हुआ करती थी वो सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी, फैमिली। ठीक, इसको बोला करते थे कुटुंब। ठीक, तो सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी कुटुंब। ठीक है, जैसे आज की डेट में क्या है, गांव है। आज की डेट में जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, गांव है। इनके समय में क्या हुआ करती थी, फैमिली या कुटुंब। ठीक, अब कई सारे परिवार या कई सारे कुटुंब मिल करके क्या बनाते थे, एक विलेज। कई सारी फैमिली मिलके क्या बनाती थी, विलेज, या जिसे कहा जाएगा गांव। हिंदी में क्या बोलेंगे, गांव। ठीक, तो कई सारे कुटुंब मिलकर के क्या बनाते थे, एक विलेज बनाते थे। ठीक, समझ में आया आपको। ठीक, तो कई सारे मिलके क्या बनाते थे, एक विलेज बनाते थे। अब इसके बाद कई सारे विलेज, ठीक है, मिल करके बनाते थे विस। ठीक, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, विस। ठीक, विलेज को लिख लीजिएगा गांव। ठीक, और तो कई सारे विलेज या गांव मिल करके किसको बनाते थे, विस को। ठीक, और कई सारे विस मिल करके क्या बनाते थे, जन। कई सारे विस मिल करके क्या बनाते थे, जन। तो ये इनकी प्रशासनिक इकाई या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी। सबसे पहले लोअर लेवल पर क्या होती थी, फैमिली, कुटुंब। कई सारे कुटुंब मिलके क्या बनाते थे, विलेज, गांव। इसके बाद कई सारे गांव या विलेज मिला के क्या बनाते थे, विस। और कई सारे विस मिला करके क्या बनाते थे, जन। बात समझ में आ रही है। ठीक, जैसे आज की डेट में भी सबसे छोटी यूनिट क्या है, गांव है। कई सारे गांव मिलके ही तहसील बनाते हैं, और कई सारी तहसील मिल करके क्या बनाती हैं, जिला बनाती हैं, डिस्ट्रिक्ट। कई सारी डिस्ट्रिक्ट मिल करके क्या बनाती हैं, संभाग बनाती हैं, डिवीजन। और फिर कई सारे संभाग मिल करके क्या बनाते हैं, प्रदेश बनाते हैं। और कई प्रदेश मिल करके क्या बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं। आज हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यही है। ठीक, अब ठीक, तो वैसे ही इनकी भी प्रशासनिक इकाई जो थी वो थी फैमिली, फैमिली से मिला के विलेज, विलेज से विस, और विस से जन। अब देखिए, हमारे यहाँ भी आज की देश में अगर हम बात करें तो आज भी हर प्रशासनिक इकाई का कोई ना कोई हेड हुआ करता है। ठीक, आपने देखा हो हर प्रशासनिक इकाई का कोई ना कोई हेड हुआ करता है। पॉलिटिकल हेड की अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पर, तो गांव में कौन होते हैं, गांव में होते हैं सरपंच। ठीक, आपने जानते होंगे गांव में कौन होता है, सरपंच होता है। गांव मिलकर के तहसील, तहसील में कौन बनते हैं, ठीक, तो तहसील से बनते हैं आपके विधायक। ठीक, विधायक होते हैं ना आपके तहसील में। ठीक है, और जिले में भी कौन होते हैं, विधायक होते हैं। ठीक है, जो हेड होता है ना, एक तरीके से कहा जाए उस पर्टिकुलर यूनिट का, या जिससे अगर हम बात करें
प्रशासनिक तौर पर कलेक्टर। प्रशासनिक तौर पर कौन होता है? कलेक्टर होता है। ठीक। अब डिवीजन में अगर हम बात करें तो डिवीजन में होता है कमिश्नर। ठीक। या हम कह लें कि जो है एक तरीके से लोकसभा सांसद। फिर इसके बाद अगर हम प्रदेश लेवल पे बात करें तो मुख्यमंत्री। ठीक। और उससे ऊपर लेवल पर बात करें तो प्रधानमंत्री। तो आज भी हर यूनिट में कोई ना कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव या तो राजनीतिक या प्रशासनिक हेड होता है, हर यूनिट में होता है। तो इनके समय में भी हर जो इनकी प्रशासनिक इकाई थी उनका एक प्रमुख हुआ करता। जैसे अगर हम बात करें फैमिली या कुटुंब की, अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रमुख हुआ करता था उसको बोलते थे कुलपा। ये नोट करिएगा। तो इसका जो हेड हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? कुलपा। ठीक। तो फैमिली या कुटुंब का हेड कौन हुआ करता था? कुलपा। इसके अलावा विलेज, अगर हम गांव की बात करें तो इसका प्रमुख को बोलते थे ग्रामीणी। जो गांव का प्रमुख हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामीणी बोलते थे इनके समय में। ठीक। इसके अलावा अगर हम विस की बात करें, ठीक, तो विस का जो हुआ करता था इनके समय में प्रमुख वो था विस्पति। ठीक। तो विस का प्रमुख कौन हुआ करता था? विस्पति। ठीक। और जो सबसे ऊपर हुआ करता था जन, ठीक है, इसका प्रमुख हुआ करता था राजा। ठीक है। या राजा को हम गोपा भी कहते थे। ठीक। या इसको जनस्य गोपा भी बोला जाता था, जनस्य गोपा। ठीक है। तो या तो राजा या गोपा या जनस्य गोपा। ठीक। ये किसका हेड हुआ करता था? जन का हेड हुआ करता। तो यहां पर जो प्रशासनिक इकाई बटी थी वो चार भाग में बटी थी। सबसे नीचे आता था कुटुंब। कई सारे कुटुंब मिलके क्या बनाते थे? गांव। गांव, कई सारे गांव मिलके क्या बनाते थे? विस। और कई सारे विस मिलके क्या बनाते थे? जन। फैमिली या कुटुंब की बात करें तो इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो हुआ करता था कुलपा। गांव या विलेज की अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख को बोलते थे ग्रामीणी। विष की बात करें तो इसके प्रमुख को बोला जाता था विस्पति। और जन की बात करें तो इसके प्रमुख को बोला जाता था राजा, गोपा या जनस्य गोपा। ठीक है, तीनों नाम हुआ करते थे। ठीक। तो समझ में आया आपको इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या प्रशासनिक इकाई? ठीक, समझ में आ गया आपको? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेकंड पॉइंट, स्टेटस ऑफ किंग, राजा की स्थिति। ठीक। इनके समय में ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इनके समय में राजा की स्थिति क्या थी? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ किंग? तो हिंदी में लिखिए राजा की स्थिति। ठीक। तो देखिए इनके समय में भी जो राजा हुआ करता था वो चीफ ऑफिसर हुआ करता था, मतलब सभी का प्रमुख हुआ करता था। मतलब ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं सभी का प्रमुख कौन हुआ करता था? राजा, चीफ ऑफिसर। ठीक है। और इस राजा के दो काम होते थे। जो भी राजा हुआ करता था, ठीक, उसके दो काम हुआ करते थे। सबसे पहला काम हुआ करता था, वो जिस भी क्लेन का राजा होता था, देखिए इनके समय में ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें तो कोई राज्य नहीं हुआ करता था। इनके समय में क्लेन हुआ करता था, जिसे हिंदी में कबीला कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कबीला। तो इनके समय में क्लेन हुआ करता था, कबीला हुआ करता था। ठीक। मैंने आपको 10 राज्य युद्ध के बारे में बताया था। ठीक। 10 राज्य युद्ध के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक। कौन से मंडल में था 10 राज्य युद्ध? 7वें मंडल में। याद करिए किसका राजा हुआ करता था? सुदास, भरत कबीले का। इनके समय में जो राजा हुआ करता था वो कबीले का हुआ करता था, क्लेन का होता था। हमने लिखा था ना, भारत क्लेन का राजा था सुदास, जिसने 10 राजाओं को हरा दिया था। 5 आर और 5 अनार्य राजा थे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। तो इनके समय में जो राजा हुआ करता है
ये सबसे पहली बात तो चीफ ऑफिसर मतलब प्रमुख हुआ करता था। इसके दो काम थे। पहला काम था जब भी कभी कबीले की लड़ाई होगी, ठीक है, कबीले का युद्ध होगा, तो उसको लीड करने का काम राजा करता था। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि युद्ध लड़ने अगर सेना जा रही है तो कमांडर इन चीफ, उसको लीड करने वाला कौन हुआ करता था? राजा हुआ। तो राजा का काम ये था कि पहला काम तो उसका ये था कि जब भी कभी कबीले की लड़ाई होगी, युद्ध होगा, ठीक, तो वो उस युद्ध में इसको लीड करेगा कबीले को, ठीक। तो कबीले को आगे से प्रमुख के रूप में क्या करेगा? आगे से लीड करेगा, ठीक। और दूसरा काम इसका ये था कि इनके लिए करेगा यज्ञ, कबीले के लिए क्या करेगा? ये यज्ञ करेगा। तो दूसरा काम राजा का क्या होता था? कबीले के लिए यज्ञ करना, ताकि कबीले की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ, मतलब कि कबीले की समृद्धि बढ़े, तो उसके लिए यज्ञ करवाना। तो राजा के दो काम होते थे। सबसे पहला तो राजा जो हुआ करता था वो कबीले, जब भी युद्ध होगा तो कबीले की सेना का प्रमुख, या एक तरीके से कहा जाए लीड करने वाला, ये काम राजा करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजा जो हुआ करता था वो यज्ञ करवाता था, ताकि कबीले की समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक। तो यहां पर राजा के दो काम थे, समझ में आ गया आपको? ठीक। तो ये था स्टेटस ऑफ किंग। अब देखिए इनके समय में भी क्या था, ठीक, पोजीशन जो किंग की थी वो हेरिडेटरी थी। हेरिडेटरी, देखिए हेरिडेटरी को हिंदी में बोलते हैं वंशानुगत। इनके समय में भी जो राजा हुआ करते थे वो वंशानुगत हुआ करते थे, ठीक। वंशानुगत का मतलब ये होता है कि इसी का राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसी वंश का व्यक्ति राजा बनेगा। हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशानुगत, मतलब उसी वंश का व्यक्ति क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो भले ही राजा वंशानुगत तो था, लेकिन राजा ऑटोक्रेटिक नहीं था। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है अपनी मनमर्जी चलाना, निरंकुश। हिंदी में ऑटोक्रेटिक को बोलते हैं निरंकुश। ये नोट करते जाइएगा जो हिंदी वाले हैं, ठीक है, मैं इसमें हिंदी लिख नहीं रहा हूं, आप हिंदी में नोट करते जाइएगा। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, मतलब ऐसा राजा जो किसी की बात उसके लिए बाध्य नहीं होगी। निरंकुश होना मतलब वो जो भी फैसला ले ले वो पत्थर की लकीर है, ठीक। अब देखिए इनके समय में क्या था कि जो राजा था वो वंशानुगत तो था, लेकिन वो ऑटोक्रेटिक नहीं था। इसका मतलब ये है, देखिए इसमें आगे हम एक सभाएं जब पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, सभाएं जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इनके समय में एक हुआ करती थी सभा, ठीक है। इनके समय में क्या हुआ करती थी? सभा हुआ करती थी, ठीक। तो इस सभा का काम बेसिकली होता क्या था, ठीक। इस सभा का काम ये होता था कि जब भी कभी राजा निरंकुश हो जाए, या एक तरीके से कहा जाए अपनी मनमानी करने लगे, तो ये सब मिलकर के राजा को हटा सकते थे। बात समझ रहे हैं? ठीक। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो पब्लिक के लोगों की भलाई का काम नहीं करेंगे तो जनता 5 साल के बाद उनको हटा देगी, ठीक। तो वो निरंकुश नहीं है, ऑटोक्रेटिक नहीं है, ठीक। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि निरंकुश हो जाना, मतलब राजा को कोई हटा ही नहीं सकता, वो कुछ भी करे। लेकिन इनके समय में ऐसा नहीं था। सभा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब एक प्रशासनिक, एक तरीके से कहा जाए जैसे आज की डेट में पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है, वैसे हुआ करती थी सभा, ठीक। तो ये सभा क्या कर सकती थी? राजा को निकाल सकती थी।
क्लियर, राजा को हटा सकती थी, तो ऑटोक्रेटिक राजा नहीं। ठीक, हाँ हेरिडेटरी था, ठीक है, वंशानुगत था लेकिन निरंकुश नहीं। समझ में आया आपको ये पॉइंट? ठीक, तो दो पॉइंट्स हो गए, एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और दूसरा हो गया स्टेटस ऑफ किंग, प्रशासनिक इकाई और राजा की स्थिति, स्टेटस। तीसरा पॉइंट नोट करिए, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। इनके समय में प्रशासनिक अधिकारी भी हुआ करते थे, ऑफिसर्स। ठीक, मतलब इसको हिंदी में लिख देंगे प्रशासनिक अधिकारी। अधिकारी, ठीक, तो प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। अब इनके समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते थे? तो सबसे पहला नोट करिएगा पुरोहित। ठीक, सबसे पहला कौन है? पुरोहित, प्रीस्ट कहते हैं इनको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरोहित। देखिए इनके समय में जो पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है, ये भी प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे और इनके दो काम। सबसे पहला तो राजा को सलाह देना, टू गिव एडवाइस टू द किंग। मतलब कि राजा को सलाह देने का काम कौन करते थे? पुरोहित करते थे। तो पहला काम इनका होता था राजा को सलाह देना, और जो दूसरा काम होता था राजा के लिए कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड करवाना, रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक कर्मकांड करवाना फॉर द किंग। ठीक, तो एक पुरोहित का काम हुआ करता था राजा को सलाह देना, ठीक, और एक काम हुआ करता था कि जो उनके धार्मिक कर्मकांड है उसको कौन किया करते थे? पुरोहित किया करते थे। तो पुरोहित के दो काम थे, एक तो राजा को सलाह देना और दूसरा उनके धार्मिक कर्मकांड करना। ठीक, तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या प्रशासनिक अधिकारी कौन था? पुरोहित। दूसरा बात करें, दूसरा होता था सेनानी। ठीक, दूसरा कौन हुआ करता था? सेनानी। ये सेना का प्रमुख हुआ करता था, हेड ऑफ द आर्मी। ठीक है, मतलब इस टाइम पर जो कबीले की सेना हुआ करती थी, ठीक है, उसका हेड कौन हुआ करता था? ठीक, आर्मी का हेड कौन हुआ करता था? सेनानी। ठीक, और राजा, जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा का काम क्या था? कबीले कभी भी युद्ध करने जाए तो उसको लीड करना, लेकिन कभी मान लीजिए कि राजा की अनुपस्थिति या एब्सेंस होती थी तो उस टाइम पर आर्मी को कौन लीड करता था? सेनानी लीड करता। मतलब उस टाइम पर सेना को कौन नेतृत्व देता था? तो सेनानी देता था। ठीक है, और ये सेना का प्रमुख भी हुआ करता था। ठीक है, और इसी का काम होता था जितनी भी सैन्य वो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उसको हैंडल करना या उसकी केयर करना। केयर ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सैनिक संगठन जो था उसकी पूरी देखभाल करना। ठीक, और राजा के अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ किंग, ठीक, सेना को लीड करना। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, लीड द आर्मी इन द एब्सेंस ऑफ किंग, इन द एब्सेंस ऑफ किंग, लीड द आर्मी इन द एब्सेंस ऑफ किंग, तो राजा की अनुपस्थिति में। तो दूसरा ऑफिसर या प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? सेनानी। ठीक, इसके अलावा तीसरा बात करें, तीसरा हुआ करता था ग्रामीणी। ठीक है, ये गांव का प्रमुख होता था, हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, ये किसका प्रमुख हुआ करता था? गांव का प्रमुख। ठीक है, तो गांव का प्रमुख। ठीक है, और ये क्या करता था? ये एक तरीके से राजा का काम करता था गांव में। मतलब देखिए, अब गांव वाँव के मामले में राजा जो थे वो हस्तक्षेप नहीं करते, तो वो क्या बना देते थे? गांव का एक प्रमुख बना देते थे और वो गांव को अपने तरीके से हैंडल करता था।
ठीक है, मतलब जैसे छुटभैया कुछ मामले भी हो जाए तो वो एक तरीके से जज बन के या न्यायाधीश बन के वहीं पर सलटा भी देता था, राजा तक बात नहीं पहुंचती थी। ठीक। तो ग्रामनी कौन हुआ करता था? राजा को, सॉरी, गांव का प्रमुख हुआ करता था, हेड ऑफ द विलेज। ही इज जस्ट लाइक अ किंग। ये राजा की सारे कर्तव्य निभाता था गांव के संदर्भ में, अगर हम बात। ठीक है। और इनके समय में एक और अधिकारी हुआ करता था, व्रजपति, वज्रपति। ठीक है, वज्रपति। देखिए, वज्रपति का काम बेसिकली ये था, जो चारा हुआ करता था, चारागृह, उसका प्रमुख हुआ करता था ये। मतलब जैसे इनके टाइम पर, देखिए इनके टाइम पर चारा वगैरह जो है, चारा वगैरह जो चीजें थी ये बहुत की जाती थी। मतलब चारा चराना, जैसे आज जैसे आप बात करें बकरी गाय भैंस, इनको चारा चराया जाता है ना, ये तो इसको कहा जाता है पास्चर। तो जो चारा चराया जाता था उसका प्रमुख कौन हुआ करता था? वज्रपति। ठीक। तो इनके समय में 4 प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी और वज्रपति। समझ में आ गया आपको? पुरोहित का काम होता था राजा को सलाह देना और उनके लिए कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड करना। सेनानी का काम था आर्मी को हेड करना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को केयर करना और आर्मी को लीड करना इन द एब्सेंस ऑफ किंग। ग्रामीणी कौन होता था? गांव का प्रमुख, हेड ऑफ द विलेज। और ये राजा की सारे कर्तव्य निभाता था गांव। और वज्रपति कौन हुआ करता था? हेड ऑफ द पैशन। ठीक। समझ में आ गया आपको? ठीक। तो ये हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके अलावा चौथा अगर हम बात करें, चौथा है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सैन्य प्रशासन। ठीक। इसको लिख लीजिएगा हिंदी में, सैन्य प्रशासन। ठीक। इनके समय में अगर हम सैन्य प्रशासन या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इनके समय में जो राजा थे ना, उनके पास परमानेंट आर्मी नहीं होती। किंग जो हुआ करते थे, इनके पास परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, स्थायी सेना नहीं होती थी, स्थायी सेना ये नहीं होती थी इनके समय। ठीक। स्थायी सेना या परमानेंट आर्मी का मतलब होता है, जैसे आज की डेट में हमारी जो सेना है वो स्थायी है। भाई, युद्ध हो या ना हो, सेना तो रहती है। बात समझ रहे हैं आप? तो स्थायी सेना का मतलब होता है परमानेंट आर्मी। युद्ध हो या ना हो, आर्मी रहेगी। भाई, आज आप देखें हमारी सेना है ना बॉर्डर पे, क्या हम युद्ध लड़ रहे हैं अभी? लेकिन फिर भी हमारे पास सेना है ना, मतलब हमारे पास क्या है? परमानेंट आर्मी, स्थायी सेना। इनके समय में राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। इनके समय में होता क्या था कि जब भी कभी युद्ध होता था या युद्ध की घोषणा होती थी कि युद्ध होने वाला है, तो उसी टाइम पर कबीले के जो यंग लोग होते थे, जवान लड़के, ठीक है, मतलब यंग, ठीक है, क्लेन के जो यंग लोग हुआ करते थे, यंग मैन, यंग लड़के, उनको सबको उठा लिया जाता था और युद्ध में ले जाया जाता था। ठीक है, मतलब जो भी युवा अवस्था में थे, जो भी पुरुष युवा अवस्था में हुआ करते थे, उनको क्या किया जाता था? कबीले की तरफ से रिक्रूट कर लिया जाता था ड्यूरिंग वॉर, सिर्फ युद्ध के समय में। ठीक। ठीक। ये युद्ध के समय हुआ करता था। और इनकी जो आर्मी थी, इनकी जो सेना थी ना, ठीक, जो आर्यों की जो सेना थी ना, इनको मिलिशिया आर्मी कहा जाता था, मिलिशिया आर्मी। मतलब इनको मिलिशिया सेना कहा जाता था। अब इनको मिलिशिया सेना क्यों कहा जाता था? मिलिशिया सेना का मतलब क्या होता है? देखिए, मिलिशिया सेना का मतलब है
जहां पर आम लोग, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वो भी सेना में पार्टिसिपेट करते हैं, उस आर्मी को मिलिशिया आर्मी कहते हैं। जैसे आपने देखा हो, हमारे जितने भी सैनिक हैं, हमारे जितने भी मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो जो लोग मिलिट्री में हैं, जो लोग सेना में हैं, ठीक, वो उनके अलावा बाकी सभी को सिविलियन कहते हैं। आपने सुना होगा ये शब्द। वो हर किसी को सिविलियन मानते हैं। ठीक, तो आप तो बात समझ रहे हैं आप। तो मिलिशिया सेना या मिलिशिया आर्मी ऐसी है जहां पर जब सिविलियन हथियार उठा ले युद्ध के लिए, मतलब हम युद्ध हो और हम अपने घर से बंदूक उठाएं और हम बॉर्डर पे पहुंच जाए, ठीक, हम सैनिक नहीं है, हम सिविलियन है, लेकिन अगर हमने हथियार उठा लिया, ऐसी आर्मी को बोला जाता है मिलिशिया। जैसे हाल ही में आपने देखा हो, यूक्रेन, देखिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है काफी लंबे समय से। बीच में जब यूक्रेन बुरी तरह हारने लगा, ठीक, तो वहां के लोगों ने ही हथियार उठा लिए, मतलब वहां के आम लोग ही सेना में शामिल हो गए। तो आम लोगों की क्या बन गई, सेना बन गई। तो वो कौन सी आर्मी में तब्दील हो गए, मिलिशिया। बात समझ में आ रही है आपको। तो इनके समय में भी क्या होता था, युद्ध हुआ, युद्ध का ऐलान हुआ, अब इन्होंने क्या किया, कबीलों से सारे यंग लड़कों को उठाया, बोले चलो युद्ध करना है, क्योंकि इनकी कोई परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, ठीक, स्थायी सेना नहीं। क्लियर हो रहा है। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इनका समझ में आया, सैन्य प्रशासन, ठीक, राजा की कोई भी परमानेंट स्थायी सेना नहीं हुआ। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अगला बात करें, ठीक, ये ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स को, ठीक। अगला बात करें, अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हेडिंग डालिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, प्रशासनिक संगठन, प्रशासनिक संगठन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, प्रशासनिक संगठन, हिंदी में बोलेंगे प्रशासनिक संगठन। देखिए इनके समय में 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी जो काम कर रही थी, ऋग्वेद के समय, ऋग्वेदिक काल के समय। मतलब अगर मैं बात करूं तो इनके समय में 3 ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जिसको कहा जाता था सभा, ठीक, मैंने अभी आपको सभा के बारे में बताया था, ठीक, कि राजा को हटाने का काम कौन करती थी, सभा, ठीक। सभा में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन या प्रशासनिक एक तरीके से कहा जाए संगठन हुआ करता था, वो हुआ करता था सभा, ठीक। इसमें जो वृद्ध लोग हुआ करते थे, वृद्ध लोग या एक तरीके से कहा जाए मैच्योर लोग, आज की डेट में अगर हम कहें तो मैच्योर लोग, मैच्योर लोगों की या अनुभवी लोगों की, या जिनको एक्सपीरियंस हुआ करता था, मतलब अनुभवी, अनुभवी लोग, एक्सपीरियंस लोग, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप था, इनका जो पूरा ग्रुप था, संगठन था, इसको बोला जाता था सभा। मतलब वहां पर मैच्योर लोग या अनुभवी लोगों की हुआ करती थी सभा, ठीक, तो उसको क्या कहा जाता था, सभा, ठीक। इनका बेसिकली काम होता था न्याय देना, जस्टिस, टू गिव जस्टिस, मतलब ये सभा का क्या काम होता था, न्याय करना, ठीक। तो सभा का काम क्या होता था, न्याय करना। और इस संगठन में अगर हम बात करें तो अनुभवी लोगों का संगठन था, ठीक है, मैच्योर पीपल का, ठीक है। और एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो सभा के बारे में 8 बार मेंशन किया है, मतलब 8 बार सभा का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है सभा का, 8 टाइम्स। और ये किनकी सभा हुआ करती थी, अनुभवी लोगों की सभा। और इनका काम क्या था, लोगों का न्याय करना, ठीक है, लोगों के साथ न्याय करना, ठीक।
दूसरी जो हुआ करता था प्रशासनिक, जिसे हम कहें संगठन, वो हुआ करता था समिति। ठीक है, तो इनके समय में सभा हुआ करती थी और समिति। समिति में उस कबीले के जितने लोग थे सब मेंबर हुआ करते थे, एवरी मेंबर, मतलब सभी लोग सदस्य हुआ करते थे कबीले के। कबीले के जितने लोग थे सभी सदस्य हुआ करते थे समिति में, मतलब समिति में जो था वो सभी लोग इन्वॉल्व थे। और राजा का चुनाव, ठीक है, राजा का इलेक्शन कराना, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती थी? समिति की होती थी। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ का जो राजा हुआ करता था वो निरंकुश नहीं था, ऑटोक्रेटिक नहीं था। सभा और समिति मिल करके अगर चाहते तो राजा को हटा देते। अब अगर नए राजा का चुनाव करना है तो नए राजा का चुनाव कौन करेगा? समिति करेगी। तो समिति का काम ये था राजा का चुनाव करना। और इसके बारे में समिति की बात की जाए तो इसके बारे में 9 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक, तो ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है इसका? 9 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, समिति का। ठीक, तो सभा हो गई, समिति हो गई, और तीसरा था विधाता। ठीक है, इसके बारे में सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में बताया गया, 122 बार, 122 टाइम्स विधाता के बारे में। ठीक, ये आर्यों का सबसे पुराना संगठन था, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सबसे पुराना आर्यों का संगठन था जिसका बेसिकली एक ही काम हुआ करता था। ठीक, जब भी कभी विधाता का जो काम था, जैसे कि किसी कबीले में युद्ध लड़ने गए, ठीक, अब दूसरे कबीले से जो सामान लूट के लाए, भाई दूसरे कबीले में जो किया, ठीक है, दूसरे कबीले में जो अटैक किया, वो वहां से सामान या लूट लेकर के आए होंगे। अब वो लूट बांटेगा, भाई लूट आ गई, अब लूट को बांटेगा कौन? तो बेसिकली इनका काम ये होता था, ये उस लूट को बांटने का काम करते थे लोगों में, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। जो भी चीज आई है, ठीक है, कोई भी चीज अगर लाई गई है तो उसको बांटा कैसे जाएगा, ये कौन तय करते थे? विधाता तय। समझ में आया आपको? तो प्रशासनिक संगठन यहां पर तीन थे, सभा, समिति और विधाता। सभा बुजुर्ग लोगों की, अनुभवी लोगों की हुआ करती थी और ये न्याय देने का काम करती। समिति जिसमें सारे सदस्य हुआ करते थे कबीले के, और ये राजा का चुनाव और हटाने का काम भी राजा का ये किया करते थे। सभा भी करती थी और समिति मिलकर करती थी। और विधाता का क्या करते थे? कहीं से कोई चीज लूट आई तो अब लूट को बांटेंगे कैसे, तो ये बांटने का काम कौन करते थे? विधाता का। समझ में आया आपको? तो ये तीन प्रशासनिक संगठन हुआ करते थे। अगला लिखिए लॉ एंड जस्टिस। आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो जाएगा। न्याय एवं कानून और न्याय। न्याय और कानून, इनके समय में न्याय या कानून व्यवस्था क्या थी? देखिए, ऋग्वैदिक काल में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था लॉ एंड जस्टिस का। ठीक है, लेकिन जो राजा हुआ करते थे या सभा हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था सभा, इनका काम होता था न्याय करना। ठीक है, देखिए इनके समय में भी जो जुर्म हुआ करते थे, क्राइम हुआ करते थे, जैसे चोरी, धोखाधड़ी करना, चीटिंग। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डकैती हुआ करती थी इनके समय में भी। ठीक, जानवर चुराना, गाय खास तौर पे, एनिमल थेफ्ट, जानवर चुराना, तो ये सब जुर्म इनके समय में भी हुआ करते थे। चोरी, धोखाधड़ी, जानवर चुराना, डकैती करना। ठीक, तो अब इन सारे जो किए हैं जुर्म जिसने भी, उनको सजा भी दी जाती थी। तो इनके समय में भी काफी हार्श पनिशमेंट होती थी। इनके समय में भी काफी क्या होती थी? हार्श पनिशमेंट होती थी। ठीक है,
मतलब इनमें भी काफी ज्यादा मतलब कठोर सजा दी जाती थी। खास तौर पे अगर आपने गाय चुरा ली तो बहुत ही बड़ी सजा दी जाती थी। अगर आपने गाय चुरा ली, क्योंकि इनके समय में गाय मतलब अघन्य, गाय को क्या बोला गया था? अघन्य। ठीक, क्लियर हो रहा है ये आपको? ठीक। तो काउ थेफ्ट, ठीक है, हार्श पनिशमेंट हुआ करता। इनके समय में कोई सिस्टम नहीं था लॉ एंड जस्टिस का। ठीक है, इनके समय में बस ये था कि राजा जो हुआ करते थे और सभा, ये क्या करती थी? न्याय करती थी। अगर किसी ने कुछ किया है तो उनको सजा देने का काम करते थे, हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो ये था लॉ एंड जस्टिस। इसके बाद आखिरी पॉइंट आता है राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम में, वो था टैक्सेशन। ठीक है, वैसे तो इसको आर्थिक उसमें भी बताया जाता है, लेकिन इसमें भी बता दिया जा रहा है कि टैक्सेशन कैसे हुआ करता था इनके समय में। देखिए, टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो आज अगर हम बात करें तो आज हमारे यहाँ टैक्स देना कंपलसरी है। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, जीएसटी। आप कोई भी चीज खरीदें आपका टैक्स लगेगा, कोई भी चीज, उस पे जीएसटी लगता है। मतलब क्या है? कंपलसरी टैक्स देना। ठीक। इनके समय में जो टैक्स हुआ करता था वो वॉलेंट्री हुआ करता था, स्वेच्छा अनुसार। आज की डेट में टैक्स कंपलसरी है, इनडायरेक्ट टैक्स तो कंपलसरी है। डायरेक्ट टैक्स में भी एक लिमिट है, लेकिन जो लिमिट से ऊपर है उनके लिए कंपलसरी है, टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक। तो आज की डेट में जो कर या टैक्स जो हम बोलते हैं तो उसको देना पड़ता है आज। इनके समय में वो टैक्स जो था वो देना नहीं पड़ता था। ठीक है, आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं तो दे दीजिए। ठीक। क्योंकि देखिए, जो ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो ज्यादातर घुमंतु थे, नोमैडिक थे। अगर हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो कैसे थे? घुमंतु, नोमैडिक। नोमैडिक समझते हैं आप? जो चराने वराने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक। इनका कृषि प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं था, एग्रीकल्चर इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं था। मतलब ये कहीं पर भी स्थायी रूप से नहीं ठहर रहे थे। ये क्या करते थे? घुमंतु थे, इधर उधर घूमते रहते। ठीक। तो इसीलिए इनका कोई खास प्रोडक्शन नहीं होता था। भाई जैसे आज आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में आप प्रोडक्शन करते हैं। ठीक। लेकिन जो अगर हम नोमैडिक, अगर हम घुमंतु की बात करें तो थोड़ा बहुत ही इसमें होता था मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो जो मतलब जो इसमें भाई, अब आप एक बात बताइए, घुमंतु में आपको मिलेंगे क्या? मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक। या ज्यादा से ज्यादा अगर हम कहें तो मीट, या फिशिंग में भी अगर हम बात करें आज की डेट में तो मछली पालन भी हो रहा है। ठीक। फिशिंग, तो मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट या फिशिंग, इसके लिए होता। अब इसमें क्या टैक्स लेंगे वो? भाई कोई बहुत बल्क में प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा। ठीक। और घुमंतु हैं, ऐसा भी नहीं है कि कहीं एक जगह स्टे करके रह रहे। तो इसीलिए इनके समय में ये था कि भैया अपनी स्वेच्छा से दूध घी अगर कुछ देना है तो दे दो, और नहीं देना है तो मत दो। इनके समय में ये चीजें। ठीक। तो इनके समय में क्या था कि टैक्स जो था वो दूध घी के फॉर्म में ले लिया जाता था। वो भी देना है तो दो, नहीं देना है मत दो। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो ये था ऋग्वैदिक काल की पूरी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक। समझ में आया आपको? पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हमने 7 पॉइंट्स में पढ़ा। सबसे पहले हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखी, प्रशासनिक इकाई, राजा की स्थिति देखी। इसके अलावा हमने इनके प्रशासनिक अधिकारी देखे, इनके टाइम पर कौन कौन थे, सैन्य प्रशासन कैसा था। इसके अलावा इनके संगठन कौन कौन से थे प्रशासनिक, कानून व्यवस्था कैसी थी, और इनका टैक्सेशन कैसा। ठीक। तो ये है ऋग्वेदिक काल का पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनका सामाजिक जीवन। ऋग्वेदिक काल में लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। मतलब सामाजिक जीवन मतलब इनके समय में जो मोड ऑफ वो था, क्या कहते हैं, एक तरीके से कहा जाए सोसाइटी, समाज कैसा था।
वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, शादियां इनके समय में कौन कौन सी होती थी, ठीक है, इनके समय में क्या खाना खाते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, क्या एंटरटेनमेंट करते थे, ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, सामाजिक जीवन में, सोशल लाइफ। ठीक, तो ये हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।